बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे पाकिस्तान बार बार एक चीज़ के ऊपर इसरार करता रहा कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इंक्वायरी करवा लीजिए, कोई भी आज़ादाना फोरम हो, पहलगाम इंसिडेंट की इंक्वायरी करे। वी आर देयर, वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड एनी हाउ। किसी भी तरह से पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। माजी के अंदर भी हमने देखा बार बार इल्ज़ामात, बहुत सारे इस तरह के बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के पाकिस्तान की जानिब हिंदुस्तान लगाता आया, लेकिन कभी भी शवाहिद नहीं दे सका। सोने पे सुहागा तब होता है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की अपनी ही भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार और हिंदुस्तानी हुकूमत का जो किरदार है उसकी एक सीक्रेट रिपोर्ट जब टेलीग्राम के ऊपर लीक होती है, पूरी दुनिया एक बार फिर से हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जो होती है कि यार पिछले 8-10 दिन से तुमने पूरा आसमान सर पे उठाया हुआ था कि जनाब पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। ये रिपोर्ट्स क्या कहानी बता रही है? इसका मतलब ये है कि माजी में भी तुमने जितनी दफ़ा इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए हैं वो भी सारे के सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। इसी तरह बचपन से आज तक आपको और मुझे पढ़ाया जाता रहा है कि झूठ की हंडियाँ ज़्यादा देर नहीं चलती, और यही हुआ कि नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तानी हुकूमत की झूठ की हंडियाँ भी बीच चौराहे आ टूटी है। इसी पे आज ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि अब इससे आगे जो जंगी जुनून है भारत का, वो ये रिपोर्ट्स लीक होने के बाद, प्रोपेगेंडा उनका टायर डाउन होने के बाद, क्या अभी भी जंगी जुनून कंटिन्यू करेगा? क्या हिंदुस्तान की अवाम नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत को, उसकी कैबिनेट को, अपनी फ़ौज को ज़रा कटहरे में खड़ा करके पूछेगी, कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कटहरे में खड़ा करके पूछेगी कि भाई क्यों अपने ही लोगों का कत्लेआम कर रहे हो? मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जल साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये रिपोर्ट जो आई है, रॉ की जो लीक हुई है रिपोर्ट, इससे तो तमाम जो इनका प्रोपेगेंडा था हुकूमत का, हिंदुस्तानी इनकी फौज का, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, सर वो तो डाई डाउन कर जाना चाहिए अब। बहुत शुक्रिया। अरे वो तो देखे ना, जब उन्होंने इतने तकरीबन 100 मुल्कों के एम्बेसडर जमा किए और उनको ये बताने की कोशिश की कि ये हुआ, उनमें से भी उन्होंने यही सवाल पूछा ना कि कोई आप हमें शवाहिद दीजिए, कोई बताइए, तो उनका जी हम शवाहिद जमा कर रहे हैं। ऐसे मौके पर जबकि ऑलरेडी वो इल्जाम लगा चुके थे, FIR काट चुके थे, सारा काम कर चुके थे। मेरा अपना ख्याल ये कि देखें, ये जो है ना जो बैनुल-अक़वामी माहौल है इस वक्त जी, वो ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप ये समझें कि कोई इखलाकियात का रोल होगा या कोई कानून का रोल होगा या इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल लॉज को अबाइड बाय किया जाएगा, तो वो तो नहीं होने का जी। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें अपने डिप्लोमेटिक लेवल पर, आपको मीडिया के लेवल पर इन चीजों को उजागर करते रहना चाहिए और सामने लाते रहना चाहिए कि ये झूठ है। और झूठ तो इसलिए भी है ना कि जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो उसके बाद के इकदाम से फौरन पता चल जाता है कि इसका मकासद क्या थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। वो हमारे सामने आ गए हैं। उन्होंने बहुत बुरे तरीके से वहां पर इंडियन हेल्प, इलीगली हेल्प कश्मीर में एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसका ये भी मतलब है कि वो जो हमें नजर आ रहा था या उनका ख्याल था कि सारे हुर्रियत पसंद उनके काबू में आ गए, वो ऐसी बात है नहीं। फिर उन्होंने इंडस बॉर्डर ट्रीटी का सस्पेंशन का आपको बता दिया है। फिर आपको पता है बहुत बड़ी काविश की थी उन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से एंट्री की, वो भी हमने फॉइल कर दी। अब तो भाई हमें ये, आपके पास बड़े अच्छे एयरफोर्स के एक्सपर्ट मौजूद हैं, मेजर साहब मौजूद हैं, हमें जो बात करनी चाहिए जी वो ये है कि मोदी ने जिस तरीके से अपने आप को फंसा लिया है फंसा लिया मैं इसलिए कहता हूँ कि एक तो बड़ी हाइप क्रिएट करके अपने अवाम में एक वो इंतजार कर रहे हैं कि जी अब अफवाज हमारी क्या करती है और मोदी साहब क्या करते हैं। हम सॉरी जल साहब, हम कटिंग, हम सॉरी। अब अवाम पीछे पीछे है कि कुछ करो और मोदी सरकार आगे आ गया कि मेरी जान छोड़ो। ये भी है, फिर इंटरनेशनलाइज इसको इतना कर दिया है कि अब वो अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ करेंगे जी। तो ज्यादा हमारा फोकस ये होना चाहिए, खासकर जब आपने मिलिट्री एनालिस्ट को बुलाया कि वो क्या कर सकते हैं और हमारे पास क्या जवाब मौजूद है। सर इसी मुख्तसर सा मैं इनिशिएट कर देता हूं जी जी, प्लीज आप चले जाएं अगले मेहमान के पास। प्लीज देखिए, आजकल की जो जंगें हो रही हैं जी, उसमें आप देख रहे हैं कि उनके जरा फर्क है नेचर में। ड्रोन्स की जंग ज्यादा है और ये रॉकेट्स की जंग ज्यादा है। फिर आपने देखा कि ये इसराइल ने असैसिनेशन के अटेम्प्ट के नॉवल तरीके अपनाए हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा यही कुछ करेंगे जी, या ड्रोन से कोई टारगेटिंग करेंगे या असैसिनेशन की अटेम्प्ट करेंगे, ताकि वो जो हमारा बड़ा रिस्पॉन्स है उससे बचने की कोशिश करें। क्योंकि बचेंगे नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये है कि दुनिया को ये बताएंगे जी हमने तो छोटी सी कार्रवाई की है, कोई ऐसी बात नहीं। तो मेरा ये ख्याल है इस पे ज्यादा बहस की जा सकती है जी। सर, इसी को कंटिन्यू करते हैं। मेजर साहब, जनरल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी
कि अटैक का तो मूड लग रहा है उनका, वी आर प्रिपेयर्ड, वो हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी फौज, कॉम एक पेज के ऊपर है एंड एवरीबॉडी इज देयर यूनाइटेड खड़े में, व्हाट काइंड ऑफ अटैक इज एक्सपेक्टेड, अगर अल्लाह ना करे कि हो भी, अल्लाह ना करे कि जंग की तरफ जाएं भी तो? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अटैक वो कर चुके होते। आज का जो दौर है, जर्नलिस्ट को बेहतर जानते हैं, तो आप तमाम लोग बेहतर जानते हैं कि ये वो दौर नहीं है 30-40 साल पहले वाला कि इंफॉर्मेशन का पैस ऑन होने में बड़ा टाइम लगेगा। सेटेलाइट मौजूद हैं, केजीबी मौजूद है, सीआईए है, आपकी आईएसआई है, एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। ये जो ड्रामा किया उसने, ये दुनिया पर खुल गया कि ये ड्रामा है। उन्होंने सफारतकारों को ब्रीफिंग दी, सफारतकारों ने कंडेम किया, हम भी कंडेम कर रहे हैं कि आपने अपने बेगुनाह मासूम आपने अपने शहरियों को कत्ल कर दिया, हम भी इसको कंडेम कर रहे हैं। सफारतकारों ने कंडेम किया, बाहर आके किसी ने पाकिस्तान को कोई एक जगह पर भी नहीं कहा कि आपने किया। रशिया ने कोई उसको नहीं कहा, इंडोर्स नहीं किया, पाकिस्तान की साइड ली। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड विद हैविंग द मोस्ट इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसने उनका बयान उठा के दीवार पे मारा। उन्होंने कहा ये आपका बहुत पुराना इशू है और हम इसको हल करेंगे। उसने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। यूरोपियन यूनियन ने कोई तवज्जो नहीं दी। इंटरनेशनली भी मोदी और उसकी आरएसएस व्हाट डज आरएसएस, राइट विंग का एक्सट्रीम रेडिकल ग्रुप जो है वो एक्सपोज हुआ। उनका जो अपना लिबरल हिंदू है, जो उनका अपना प्रोग्रेसिव हिंदू है, जो उनका सेकुलर स्टेट है, उन्होंने अपनी सेकुलर स्टेट के पूरे सिस्टम को दांव पे लगा दिया। वक्फ ऑफ का एक बिल निकाला, पूरे मुसलमानों को इनसिक्योर कर दिया। सिख पूरे का पूरा इनसिक्योर है, कश्मीरी पूरे का पूरा इनसिक्योर है, नागालैंड, कर्नाटका, क्रिश्चियंस पूरे का पूरा इनसिक्योर है। डोमेस्टिक भी डाउन कर रहा है, इंटरनेशनली भी वो समझ रहा था कि हम बहुत बड़ी चीज हो गए। भाग क्यों रहा है दुनिया के पास, मिलते क्यों कर रहा है कि अमेरिका सुने, यूरोपियन यूनियन सुने? तुम तो कह रहे थे हम पत्री महादेश हो गए। शिव सेना तुम्हारी है, तुमने अपनी इस गवर्नमेंट के अंदर मिलिटेंट विंग दिए। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जो करना चाह रहा था उसका पोल खुल गया। डीजीआईएसपीआर की जो लास्ट कॉन्फ्रेंस है, क्या चीज नहीं छोड़ी गई? बच्चों वाली तो उन्होंने हरकतें की। 2 मिनट के बाद एफआईआर काट दी, 3-4 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है, कह रहे हैं जी चुन चुन कर हिंदुओं को मार रहे हैं, जबकि खुद वीडियोस आ गए। दे आर इन अ शैम, दे आर ऑलवेज हैबिचुअल ऑफ मेकिंग ड्रामा। अच्छा, हमने क्या किया? निहायत संजीदगी, निहायत मतानत के साथ, निहायत हमने अपने आप को प्यार किया, बॉर्डर को हमने अपने आप को सिक्योर किया। हमने कहा कि जुर्रत कर बॉर्डर के अंदर तू कदम रख। और सबसे जो बड़ी चीज हमने की, हमने कहा कि हम रेडी हैं तेरे इस ड्रामा के लिए, हमें तुम बुलाओ। बायलैटरल नहीं, यूनाइलैटरल चीज होगी। ये कौन सी चीज है बायलैटरल है, तुम अपनी तरफ से करोगे? आओ, हम मैदान के अंदर हैं, बुलाओ कोई भी जो मुबस्सिर हैं, बुलाओ वो गैर जानिबदार टीम्स को बुलाओ, हम आपके साथ बैठ के इस तमाम चीज को हम हाजिर हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। हमें तकलीफ है उन बेगुनाहों के मरने पे, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो बेगुनाह हिंदू तुमने मारे। एक जुमला मुझे ऐड करने की इजाजत दीजिए। हमने 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं जाने से, ठीक है? 26 कहीं हमें अफसोस है, एक बंदे का भी अफसोस है। कहीं पूरी दुनिया के अंदर एक बंदा भी कहीं पर इस तरह टेररिज्म का विक्टिम है, हमें अफसोस है। हमने रोज शहादतें, रोज लाशें उठाई, हम दुनिया के सामने चीखते रहे और हमारा नहीं सुना गया। भाई आपकी जंग लड़ रहे हैं, दुनिया की जंग लड़ रहे हैं भाई। अच्छा नहीं, ये बीएलए के जी बलोचिस्तान के अंदर इसने इवन राइट नाउ अभी ये क्या कर रहा था? ये हमारा जो ट्रेन के ऊपर हमला है, इन्होंने नहीं किया। अच्छा, फिर क्यों नहीं करते हो चीजों को बाहर प्रूफ्स के साथ क्यों नहीं लेके आते हो? हाइपोथेसिस इस तरह का काम कर रहे हैं, बात करेंगे बाद में। वी हैव वन ऑन मेनी महाज, और मैं अप्रिशिएट करूंगा मीडिया को, पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने केस लड़ा। थैंक यू खालिद चिश्ती साहब। सर, आई थिंक आपका एनालिसिस इसके ऊपर, आपकी इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिसेंट जो फ्लाइट्स थी राफेल की, जो उनकी परवाजें थी रिसेंटली, और उसके बाद फिर जैसे वो भागे, सर आर वी वेल इक्विप्ड, आर वी रेडी? बहुत शुक्रिया, और मुझे यहाँ बुलाने का आपको भी और दोनों जनरल ऑफिसर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अर्ज करता चलूं कि पाक फिजाइया ना सिर्फ रेडी है बल्कि हाईएस्ट स्टेट ऑफ वॉर रेडीनेस के ऊपर है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी और इत्मीनान हो रहा है कि पाक फिजाइया सिर्फ 6 से 8 घंटे के अंदर वॉर लोकेशंस पर चली गई थी। और ये जहन में रखिएगा कि ये वॉर लोकेशन डिप्लॉयमेंट जो होती है सिर्फ फाइटर जहाज़ों की नहीं होती है, वो तो 1 घंटे में, आधे घंटे में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जो वॉर डिप्लॉयमेंट की है वो पूरे एसेट्स ने की है, जिसके अंदर ना सिर्फ सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, एयर टू एयर फ्यूलर हैं, जैमर्स हैं, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग है, और सबसे बढ़कर एयर डिफेंस के वेपन्स और मिसाइल्स है जो डिप्लॉय हुए हैं पूरे अक्रॉस पाकिस्तान, स्टार्टिंग फ्रॉम बल्तिस्तान से लेकर कराची, समंदरों और कोयटा बलोचिस्तान तक। तो पाक फिजाइया हाईएस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस है।
मैं इसलिए बावसूख तरीके से और कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मैं प्रेजेंट एयर चीफ को पिछले तकरीबन 40 साल से जानता हूं। हम एक स्क्वाड्रन में इकट्ठे रहे हैं, तो मुझे एक स्पेशल, मैं क्योंकि अपने नाम से एक खालिद चिश्ती के नाम से डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाता हूं, तो उसके लिए मैं एयरफोर्स की डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं अपने पैशन में। तो तकरीबन कुछ हफ्ते पहले मैं पाक फिजाइया के एक स्पेशल एक्सेस मुझे इन्हीं पायलटों से जो इस वक्त पूरी फिजाओं में हैं, एयर चीफ ने मुझे स्पेशल इजाजत दी थी कि ना सिर्फ इनको मैं मिलूं, इनके साथ पूरा दिन स्पेंड करूं और उनके वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करूं। मैंने पिछले दिन उन पे डाला था और उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना हाइप क्रिएट कर देगा इंडिया। मुझे जो उनके चेहरों पे नौजवान बच्चे 25-20 सालों के, जो उनके चेहरों पर जो एनर्जी नजर आई थी, तो फिर मुझे एयर मार्शल नूर खान याद आ गए जो 1965 की जंग के हमारे एयरफोर्स चीफ थे। जंग के बाद उनको किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि चीफ साहब, आपका कोई डिलेमा या परेशानी थी आपको जंग में? तो एयर मार्शल नूर खान ने कहा था कि मेरा एक डिलेमा था, वो ये कि अपने पायलटों को ये डिलेमा नहीं था कि उनको जंग में कैसे धकेलूं, मेरा डिलेमा ये था कि उनको रोकूं कैसे। इतने पैशनेट थे वो लोग, तो इतने पैशनेट थे। और लेट मी टेल यू विद कॉन्फिडेंस एंड एश्योरेंस के पिछले 60 साल में हमारे वेपन्स बदले हैं, जज्बा पायलट्स का वही है, और प्रेजेंट एयर चीफ का भी डिलेमा आई एम श्योर यही होगा कि मैं किसको रोकूं। इस हद तक स्टेट ऑफ रेडीनेस है। जहां तक ये राफेल की आपने बात कही कि वो आए और ये इंसिडेंट क्रिएट हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि एयर पावर क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है, रीच इसकी बड़ी होती है, इसका शॉक इफेक्ट होता है और ऑब्वियसली इंपैक्ट इसका डीप इनसाइड होता है। तो उसकी वजह से हम इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एंटर होते हैं और प्रॉब्लली लास्ट निकलते हैं, और हमारे इंटेंशंस का सबसे ज्यादा कम खबर होती है दुश्मन को। वजह कि जब आप टैंक मूव करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नेवी एंड आर्मी, जब टैंक्स मूव करते हैं, आर्मर मूव करती है, तो वो विजिबल होता है। एक फाइटर जहाज जब एक बेस से टेक ऑफ करता है तो ये पता नहीं होता कहां जा रहा है, इसके ऊपर कितने वेपन्स लगे हैं और ये कितनी डेवास्टेटिंग इफेक्ट है, ये सिंपल बारूद है, इसके ऊपर न्यूक्लियर है, या कितना वॉर हेड लगा हुआ है। तो एयर पावर के पास ये कैपेसिटी होती है टू एस्केलेट और डी एस्केलेट जब भी चाहेंगे। और जितने मैं स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज अर्ज कर रहा हूं, राफेल को 2019 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पास अगर राफेल होते तो ये ना होता, तो उन्होंने $9 बिलियन का ऑर्डर कर दिया, जहाजों 36 जहाजों के ऑर्डर कर दिया। अब पाक फिजाइया को, ओवरऑल लीडरशिप को और पर्टिकुलरली प्रेजेंट लीडरशिप को और प्रेजेंट एयर चीफ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 2021 में कमांड संभालने के फौरन बाद इसका काउंटर किया। और काउंटर क्या करना था? राफेल बुनियादी तौर पर बहुत अच्छा जहाज है, मेरे 3000 घंटे हैं और मैं एज अ फाइटर पायलट रिस्पेक्ट करता हूं उस फाइटर जहाज की, लेकिन उसकी रेंज थी 150 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज उसके वेपन की। और हम इस एरिया में जाहिर है डिफेंसिव हो जाते, बिकॉज हम आउट नंबर्ड तो पहले ही थे, टेक्नोलॉजी में भी हम नीचे आ गए थे अगर हमारे पास इससे अच्छा वेपन ना होता। तो 2023-22 में ये जहाज एक साल के अंदर ही एयर चीफ ने और पाक फिजाइया ने इंडक्ट किया और ऑपरेशनलाइज किया डे एंड नाइट। और मैं इन्हीं पायलट से मिलकर आया हूं और मुझे बताते हुए इत्मीनान और खुशी हो रही है आपको कि इन्हीं जहाजों की राफेल के 150 किलोमीटर के मुकाबले में बियॉन्ड विजुअल रेंज इस जहाज की 200 किलोमीटर से ज्यादा है, नंबर 1। और नंबर 2 मैं ये करना चाह रहा हूं कि ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, यहां से शुरू हुई। जो जहाज JF-17 थंडर हमने खुद बनाए हैं, उनका जो ब्लॉक 3 वर्जन है, उनको पाक फिजाइया ने अपग्रेड कर लिया फौरी तौर पर उसी रडार से जो आइसा रडार है जो J-10C में लगा हुआ है, और वही PL-15 मिसाइल जो हमें चाइना ने J-10 के लिए दिए थे, अब वो ऑपरेशनल है ब्लॉक 3 थंडर के ऊपर भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब हमारे पास बहुत बड़ा फ्लीट है जिसके ऊपर 200 किलोमीटर से ज्यादा एयर टू एयर कॉम्बैट करने के मिसाइल्स मौजूद हैं। और I can feel pity for the Indian side. Why? Because as a fighter pilot, अगर मैं इंडियन साइड से टेक ऑफ करूं तो मुझे नहीं पता होगा जो मेरे सामने जहाज आ रहा है दुश्मन का, उसके ऊपर सिंपल एक साइड वाइंडर मिसाइल लगा है 15-20 किलोमीटर रेंज वाला, या 200-250 किलोमीटर वाला उसके ऊपर PL-15 लगा है। और आई एम श्योर उसको तो नजर भी नहीं आएगा जब ये PL-15 फायर होगा। तो डेटरेंस एक बहुत ज्यादा अच्छा टूल है। जनरल साहब मेरे से ज्यादा जाएंगे कि जितनी आपकी वॉर प्रिपेयर्डनेस ज्यादा होगी, पोटेंट होगी, जितना मैसेज जाएगा एनिमी को, उतनी ही जंग के चांस कम होंगे। चले जरा नहीं ये है जनरल साहब, जिस तरफ आपने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल खालिद चिश्ती साहब भी लेके गए कि जनाब ये सारा वॉर हेड, कौन सा हमारा कैरियर, कौन सा हमारा प्लेन फ्लाई कर रहा होगा, ये वहां पर आकर सस्पेंस है सारा और वहां पर आकर सरप्राइज है हिंदुस्तान के लिए। सर, इसमें एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये वॉर हेड्स में, व्हेन इट कम्स टू दैट, क्या एटॉमिक वॉर हेड, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो भी हम कैरी कर रहे होंगे, या उस तरह की सिचुएशन बनती भी अल्लाह ना करे आपको कहीं दिखाई देती? देखिए, बात ये कि अगर आप हमारा एतमाद देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम तो न्यूक्लियर की बात ही नहीं कर रहे जी। वो तो एक इररिस्पॉन्सिबल लोग हों तो ऐसी बात करते हैं, जी हमने ये दिखाने के लिए नहीं रखे हुए, हमने ये चलाने के लिए रखे हुए हैं, हम
ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिन चीजों का दुश्मन को पता है और दुनिया को मालूम है और हमारे अवाम भी जानते हैं, उनका तो बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं आपको 2 स्ट्रेटेजिक फैक्टर और बताता हूँ। जी प्लीज। देखें, जो कश्मीर है, ये समझा जाता था कि शायद ये बायलैटरल है, कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, हालांकि तीसरा फरीक कश्मीरी भी थे। अब उसका चौथा फरीक चीन भी है और चाइना हमारा दोस्त है। और क्या हिंदुस्तान ये चाहेगा कि वो सैंडविच हो जाए दोनों तरफ से? उनको इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि भाई वो कौन सा शुगल करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि साफ ज़ाहिर है कि हम नंबर्स में हमें प्रॉब्लम तो नहीं मैं कहूंगा, नंबर्स में कमी है, लेकिन आप ये याद रखें कि न्यूक्लियर जब 2 मुल्क हैं, अव्वल तो जंग होती नहीं है, होनी चाहिए नहीं। लेकिन चूंकि एक हमारी हिस्ट्री है, छोटे मोटे स्कमिशेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ। और वो जहाज जो उनका आया था, वो अच्छी खासी बड़ी कार्रवाई उन्होंने कोशिश की थी, हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने की कोशिश की। उनका ख्याल था हम पी जाएंगे, बल्कि कुछ मुल्कों ने उस वक्त हमें ये समझाने की कोशिश भी की, छोड़ो यार, एक कौवा ही मरा ना, एक दरख्त कोई लगाया ना, क्या हो गया? हमने कहा क्या नहीं हो गया, हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है और हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि इसको हम किसी सूरत में पिएंगे नहीं। तो एक तो ये बात है कि वो दरमियान में सैंडविच हो सकते हैं, क्योंकि चीनियों का भी कश्मीर के बारे में। फिर कश्मीरी, अगर मिसाल के तौर पे ये LOC के ऊपर कोई झड़प होती है, वो कोशिश करते हैं, हम जाते हैं, तो आपके ख्याल में जिन कश्मीरियों को उन्होंने दबाया हुआ है इतने अरसे से, वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा साथ देंगे या उनका साथ देंगे? बिल्कुल, ये हमको याद रखने की जरूरत है। वो जो मैं नंबर्स की बात कर रहा था, किसी भी लिमिटेड वॉर में जो बड़ी आर्मी होती है उसको कोई एडवांटेज नहीं होता। बड़ी आर्मी को एडवांटेज होता है अगर पूरी सरहद के ऊपर एक जनरल वॉर हो जाए, फिर वो ज्यादा है तो हम कम है। लेकिन अगर छोटी सी जगह पे जंग होनी है, जो कि इसके अलावा हो नहीं सकती, तो फिर ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा जितने ट्रुप लगा सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम उधर लगा सकते हैं। तो हमें नंबर्स के कम होने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। जनरल साहब, एक और चीज की तरफ आपकी टेंशन थोड़ी सी चाहूंगा, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके ऊपर ये सारा कुछ हिंदुस्तान ने बिल्डअप किया, जहां से स्टार्ट किया कि पता नहीं क्या 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 हम पे गिरा दिया उन्होंने बॉम्ब, इंडस वाटर ट्रीटी वाला। सर, वो मैं कल थोड़ा सा देख रहा था, ब्रह्मपुत्र, चाइना, वहां पर इन्वॉल्वमेंट फिर जाके चाइना की आती है। ये हमारे साथ कुछ करते हैं तो इनका अपना पानी भी तो चाइना के कंट्रोल में है ऊपर से। देखिए जी, ये अपर अपेरियन तो चाइना है वहां पे भी। हाँ, ये तो बात है दूर की या नजदीक की, जैसे भी है। मैं तो अपने तौर पे ये समझता हूँ, बेशक लोग मुझे पागल कहें, कि हमारे पास हो सकता है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि जहां से पानी आ रहा है और उसको रोकना चाह रहे हैं, हम वहीं पर पहुंच जाएं। क्या हमारा जज्बा इतना है और हमारे पास इतनी ताकत है अल्लाह ताला के फजल करम से, तो होश के नाखुन लें। वहां पर जो कश्मीरी है वो हमारा साथ देंगे, जहां से पानी आता है वो कश्मीरी है। और आप किसको कैसी बातें कर रहे हैं कि हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे? ऐसा ना हो कि हम आपका मक्कू ही ठप दें। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ भी। वेलकम बैक नाजरीन। सर, प्रॉब्ली मुझे तो ये फीलिंग आती है इसमें कि शायद अल्लाह ने ये वक्त ही आपको, मुझे, हम पाकिस्तानियों को दिया इसलिए कि अपने राइट्स को एक बार फिर से छीन के रिस्टोर कर लो, वापस ले लो। नाजरीन, ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, सर शॉर्टली प्लीज बताइएगा कि आर वी रेडी? जो एग्रेशन, जो बार बार हमें ऑपरेसर बार बार जो थ्रेटन कर रहा है हिंदुस्तान, आर वी रेडी फॉर दैट सर? देखिए, पाकिस्तान आज रेडी नहीं है, पाकिस्तान बहुत अरसे से रेडी है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है एक लो इंटेंसिटी वॉर लड़ रहा है 2001 के बाद से। वो दिन और आज का दिन जो है, हमारी पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स खासकर और नेवी भी कुछ हद तक जो है वो इसमें इन्वॉल्व रही है और जंग लड़ती रही है। और आज ये सारी दुनिया ये एक्नॉलेज करती है कि अगर दुनिया में कोई फौज जो बैटल हार्डन्ड है और बैटल इनॉकुलेटेड है तो वो पाकिस्तान फौज ही है। और वो ये नहीं है कि खाली बैटल हार्डन्ड भी है, उसने रिजल्ट भी अचीव किए हैं और उसने टेररिज्म को, जो कि कोई और मुल्क उसको डिफीट नहीं किया, ये सेहरा जो है ये पाकिस्तान आर्मी को ये जाता है। इसकी कंपैरिजन में इंडिया, उसकी जितनी बड़ी फौज हो, जितनी बड़ी उसके पास हथियार हो, उसने जंग में हिस्सा नहीं लिया। ये जो हमारे साथ उसने 1971 की जो एक मेजर वॉर जो ये लड़ी, उसके बाद से तो उसने कोई जंग नहीं लड़ी। जी।
श्रीलंका में एक उसने कोशिश की थी कि वहां भी जाके अपने जो है वो कुछ सुरखाब के पर ये लगाए, उसको वहां तो बड़ी हजीमत उठानी पड़ी। और कौन सी जगह पे अगर आप बात करते हैं द्रास कारगिल की, तो टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो हमने उसको लिटा दिया था। सर मैं आपको तो ये रिसेंट तो पास से भी मानना एक पड़ेगा। एग्जांपल देता हूँ। टैक्टिकल उनकी जो प्रॉक्सी वॉर्स थी, जो बांग्लादेश में क्या हुआ उनके साथ, जहां जहां वो प्रॉक्सी वॉर भी लड़ते रहे वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी ना। चाइना के साथ चाइना क्या सर, चाइना के साथ, चाइना तो रोज डंडों से मारता है, बाकायदा फुटेज आती है डंडों से, वेपन भी यूज होते हैं, डंडों से मार पड़ रही होती है वहां पर। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि इंडिया ने कोई ऐसी जंग जो है अपने जोर बाजू के साथ नहीं जीती है। तो वो उसका जो एक धौंस है कि जी मैं जो हूँ द बिगेस्ट पावर इन साउथ एशिया हूँ और मैं हेजेमोनाइज करता हूँ, मैं यहाँ का सुपर पावर हूँ और मैं वर्ल्ड का भी सुपर पावर ये बन जाऊंगा, ये उसके एम्बिशंस हैं, ये इसके ख्याली पुलाव हैं, जो कि हकीकत से इनका कोई जो है ना सरोकार नहीं है। आज उसको जो है एक डिफरेंट पाकिस्तान उसको फेस जो है कर रहा है, जो जिसने उसको बौखला दिया है। He never expected this kind of a hardened response from पाकिस्तान। अभी आप ये देखें कि 2001 में भी उसने बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बल्कि जो है ट्रुप मोबिलाइजेशन की थी और हम जंग के धाने पे पहुंच गए थे। 10 महीने तक जो है वो हमारी मिलिट्री स्टैंड ऑफ रही। और वो क्यों उसने उस वक्त इस तरह की जसारत की थी कि उसने अमेरिका को कहा कि जी मैं ये कोवर्ट वॉर जो आप कह रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, वो नहीं लड़ सकता जब तक कि कश्मीर को क्वेश्चन न किया जाए। तो उसके लिए फिर उसने वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और जिसकी वजह से उसने हमारे से कंसेशंस ली, क्योंकि उसने देखा कि पाकिस्तान तो अमेरिका के आगे सरेंडर कर गया है, 7 डिमांड पूरी कर गया है। हम भी कहेंगे कि हमारा 9/11 है तो ये भी मानेगा, और उसने उसकी कंसेशंस ली, जिसकी वजह से हमारी जो कश्मीर मूवमेंट है उसको बहुत फर्क पड़ा। लेकिन वो बात और वेट साहब, अल्लाह का शुक्र है वो कश्मीर मूवमेंट भी दोबारा से, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी दोबारा से जोर पकड़ गई है। जो बीच में थोड़ा सा, बीच में उनके जो जुल्म की वजह से थोड़ी सी दबी थी इंटरनेशनली भी, वो दोबारा से एक बार फिर से कश्मीर मूवमेंट जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो रिस्टोर हो रही है। मेजर साहब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी आर रेडी, बस वी आर रेडी डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान क्या डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, हर जगह के ऊपर अपना पैगाम, अपना मैसेज, क्योंकि मुझे ये आज जुमला कहने की इजाजत दीजिए कि जो जाफर एक्सप्रेस वाला हमारा इंसिडेंट हुआ था, हम उस तरह टाइम के ऊपर दुनिया तक अपना पैगाम ठीक तरीके से नहीं पहुंचा सके। उसमें आप मुझे ब्लेम कर लीजिए, मीडिया को ब्लेम कर लीजिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारी गवर्नमेंट को ब्लेम कर लीजिए, किसी को भी, लेकिन हमें तब भी हिंदुस्तान को हर फोरम पे एक्सपोज करना चाहिए था। लेकिन शायद वो इंसिडेंट इतना बड़ा था, हम पूरी नेशन ही शॉक में थी एट दैट टाइम। आर वी रेडी दिस टाइम? हमने वो पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचा दिया डिप्लोमेटिक? हम तो 2.5-3 साल से कह रहे हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट आपके बहुत सारी जगहों के ऊपर है। लेकिन मानने वो कहते थे ये कैसे है भाई, इंडियन इन्वॉल्वमेंट कैसे है जी। तो इस वाकये के बाद हर चीज साबित हो गई कि इंडियन की इन्वॉल्वमेंट कैसे कैसे इंडिया की रॉ ने खेला। दूसरा जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि इंडियन आर्मी बेसिकली सब्जुगेटेड है, और सब्जुगेशन है उसके ऊपर आरएसएस की एक जो आरएसएस का एक नजरिया उसकी फौजें लड़ा करती हैं ऑनर कोड पे। जब तक वो मुअज़्ज़िज़ ना हो, जब तक कौम के अंदर उनका एजाज ना हो, जब तक उनके हाथ ना चूमे जाएं, जब तक उनको जरा उनका एक पूरा एक पोजीशन होती है, फौजें तब लड़ती हैं। जब तक बच्चे फूल ना फेंके, और फौजों के नखरे उठाए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, फौजें तब लड़ती हैं। फौजों के आप अमेरिकन को देखें, यूरोपियंस को देखें, हमारी फौज एक मोराल वाली फौज है। हमारी कौम उस फौज के साथ मोहब्बत करती है, बावजूद इसके कि फिर कहूंगा रॉ ने एक बहुत बड़ी गेम खेली कि किसी तरीके से पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान का कद नीचा कर दो। लेकिन इस एक वाकये ने वो हमारी तमाम कई बातों को सच कर दिया। कौम इकट्ठी हो गई। और जब हम कहते हैं डिप्लोमेसी के ऊपर, तो इससे क्या ज्यादा कामयाब डिप्लोमेसी आपने की है कि आपने पूरी दुनिया को बावर करा दिया कि झूठ बोल रहे हैं। आपने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि ये एविडेंसेस हैं, इन्होंने खुद किया है। आपने पूरी दुनिया को स्टेज पे पहुंचा दिया कि नन आउट ऑफ देम हैज सेड सिंगल वर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान कि जी आपने ये पाकिस्तान ने क्या किया। हाँ भाई, हम भी कहते हैं तुम्हारे साथ ज्यादती हो, तुमने खुद की, पाकिस्तान ने नहीं की। मरने वालों के साथ ज्यादती की हुकूमत में। और आप, चाइना आपके साथ खड़ा हो गया, ईरान ने कहा कि मैं आके आपकी मीडिएशन कराता हूं, सऊदीया आपके साथ खड़ा हो गया, रशिया आपके साथ खड़ा हो गया, अमेरिका ने उठा के उनका बयानिया परे मारा। इससे ज्यादा बेहतर डिप्लोमेसी आप क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान इस वक्त
बहुत जबरदस्त ये पोजीशन हमारी डिप्लोमेसी की अचीवमेंट है कि इंडियन डिप्लोमेसी के फेलियर्स हैं? नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ना हमारा अचीवमेंट है। उससे पहले तो वो करते थे ना। हम उससे पहले उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते थे, और उनका झूठ और उनका फ्रॉड भी बिकता था। आज आपने जब उनको सही रिस्पॉन्स दिया, आपने बॉर्डर को सिक्योर किया, आपने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने कहा कोई हरकत हुई तो यू आर रिस्पॉन्सिबल इंडिया को, पूरी दुनिया को आपने अलर्ट किया और साबित किया कि हमने नहीं किया, हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, ये बदमाशी करता है और उसकी बदमाशी नहीं चलने देंगे, हमने ये भी बता दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे ये सवाल करते हुए भी बड़ा पेन सा महसूस होता है। पॉलिटिकल डिवीजन पाकिस्तान के अंदर आज भी मौजूद है, जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं आज भी मौजूद है। एक मेन फैक्टर है, एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके लीडर साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान मुक़य्यद है। डू यू थिंक APC बुलाई जानी चाहिए? इमरान खान साहब को उस APC का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, पहले तो डिप्लोमेटिक वाली बात मैं मेरा ख्याल बिल्कुल तायद करता हूँ अपने भाई की, कि ये उसमें तो कोई इस वक्त हुक्म मुझे नजर नहीं आया। जी, अच्छे तरीके से किया और आगे भी अल्लाह करे कि हम ऐसे ही करते रहें। और उन्होंने सही कहा कि हमें जो हमारे ट्रेन को जब वो हादसा ये हुआ था, जब जरमाल बनाया था इतने लोगों को, तो हमें इससे भी ज्यादा शोर मचाना चाहिए था जितना हिंदुस्तान ने अब इसके ऊपर मचाया। जी, देखिए, पहली दो बातें मैं बताऊंगा। जी, एक तो बातों का अल्लाह ताला जो है ना आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। जी, जैसे 1997 में हमारे पास एटम बम था, लेकिन दुनिया को शक था पता नहीं है या नहीं है, उन्होंने धमाका किया और हमने जवाबी धमाका कर दिया और सारा मामला क्लियर हो गया और एकदम पाकिस्तान आप देखें कि किस तरीके से उभर आया। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अभी कश्मीर, अभी आपने खुद भी इसका जिक्र किया, कश्मीर किसी तरीके से डोरमेंट हो गया था, उनका ख्याल था उन्होंने दबा लिया है। खुद ब खुद उन्होंने ऐसा हरकत कर दी कि कश्मीर का मुद्दा फिर सामने आ गया, कश्मीर फिर ताजा हो गया। और फिर ये भी मैंने जिक्र किया, हो सकता है क्या पता कुदरत ने हमें ये मौका दिया है कि आप कश्मीर वाली अपनी मामला सीधा कर लें और कश्मीरीयों का जो हक खुद इरादत है उसकी अच्छे तरीके से मदद करें और वो जो पानी वाला मसला वो भी हल हो जाए। अब जो आपने बात की, देखें इस वक्त पहला बात तो ये है कि कौम अच्छे तरीके से मुकम्मल भरपूर तरीके से अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। बेशक आपने देखा कि इमरान खान साहब का भी जो बयान आया, बल्कि अगर आप ये भी देखें उनके जो चेयरमैन उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब, उनका बयान आप देख लें, उनके सेक्रेटरी जनरल लाहौर का बयान देख लें, उन्होंने बिल्कुल बरमला कहा है कि अपनी अफवाज के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन ये मैं मानता हूं कि इस वक्त कुदरत ने आपको ये अपॉर्चुनिटी भी दी है कि जो अपना इंटरनल फ्रंट है इसको आप सीधा कर लें। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए वो कहें जी कि हम इतने अरसे तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करते, ये जो करने हैं मुजाहरे वगैरह सड़कों पर आना जाना ये खत्म करें। और हुकूमत को भी चाहिए, जो उनके साथ लोग हैं उनको चाहिए कि जो जुल्म सितम साफ नजर आ रहा है उसको खत्म कर दें, हम बिल्कुल शीरो शक्कर हो जाएं और फिर एक सीता पलाई दीवार की तरह खड़े, जो कि अब भी खड़े हैं लेकिन इसमें और मजबूती आ जाएगी। तो ये मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 2-3 अपॉर्चुनिटीज इकट्ठी दे दी हैं। अब देखते हैं इससे फायदा हम कैसे उठाते हैं। मेजर साहब, डू यू सेकंड हिम? I do second जनरल साहब, I do second him though. देखिए, मैं शदीद मुखालिफ हूं उस पार्टी का विद सॉलिड एंड लॉजिकल रीजंस। Fair enough. लेकिन एट दिस मोमेंट हमने हाथ उठा लिया, हमने कहा कि इनको रास्ता उन्होंने भी दो। उठा लिया वैसे। लेकिन वो उठाए ना उठाए, जी। हम फिर कहेंगे, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो कुछ नुकसान वो कर चुके हैं वो बहुत बड़ा डैमेज है। लेकिन हमने हाथ उठा लिया, हमने कहा पाकिस्तान का मसला है और इनको रास्ता दो, और इनमें वो बच्चे जिनके ज़हनों को पोल्यूट कर दिया गया था, लेट्स हील देम। तो मैं इससे एग्री करूंगा, बाकी इट्स अप टू देम नाउ, उनके ऊपर है कि वो अपने मुल्क के साथ इस मौके के ऊपर इंडिया के बयानिए और इंडिया और मोदी की मोहब्बत की चीजें लेके नहीं चलेंगे। एक और चीज इंटरेस्टिंग, I'm sorry I'm cutting you. I have to cut you there. I don't believe in that. एक सेकंड आप फिर रीजन दीजिए। आपको रीजन जल साहब, एक चीज पे मेरा, मुसलमान होते पाकिस्तानी होते, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि इफ यू आर बोर्न इन पाकिस्तान, यू आर रेज्ड इन पाकिस्तान, एट एनी कॉस्ट आप पाकिस्तान के खिलाफ जाओ। मैं ये मानने से कासिर हूं, मैं मेरा ईमान ही तस्लीम नहीं करता, अक्ल तस्लीम नहीं करती। आप पाकिस्तानी हैं, आप यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ बड़े हुए, यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ जा नहीं सकते। अच्छा, अब उन्होंने इस मीडिया के ऊपर उन्होंने फेक अकाउंट्स बनाए, इनकी पार्टीज के अंदर घुसे, हमने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई हो गए, और वो इनके अंदर घुस के उन्होंने किए वो काम, और बच्चे थे उनको बयानिए बना के दिए। ना हमें पार्टीज को, पॉलिटिकल तमाम लोगों को ये सोचना होगा, वतन है, बेशक वतन दोस्त है, तो हम सब कहें वतन दोस्त बनना होगा, और वो लाइंस क्रॉस नहीं करनी होंगी जिससे दुश्मन को खुशी हो और जिससे मुल्क को नुकसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह,
जो भी सुलझ जाए, जो भी सीधा हो जाए, जो भी अपनी गलतियों का एतराफ करे, इससे अच्छी बात और क्या है? फेयर इनफ। लेकिन डू यू थिंक एपीसी बुलाई जानी चाहिए? आई डोंट नो। ये गवर्नमेंट के लेवल की चीजें हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ना। और मैं अपने इस तरह के जो कमेंट्स हैं ना, उनको हमेशा रिजर्व रखता हूं। बल्कि मैं ये कहता हूं, ड्राइंग रूम में बैठ के देते हैं नहीं, मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। गवर्नमेंट ने हमेशा उनको एंगेज किया, गवर्नमेंट ने उनको हमेशा हर मौके पे बुलाया। उनको संजीदगी दिखानी चाहिए इस मौके के ऊपर। पॉलिटिकल चीज नहीं कि एपीसी बुलाओ, ये बुलाओ। अफवाज पाकिस्तान बिल्कुल ठीक खड़ी हैं। आपकी सेंटर के अंदर अभी तक की स्टेटमेंट उनकी बड़ी हौसला अफजा, बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट। आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो रियासत है और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा खड़ी है। उनका सिर्फ ये काम है कि वो कहें कि हम अपनी हुकूमत और अपनी अफवाज के साथ हैं। दैट्स ऑल। That's what they have said. Even Imran Khan has said that. They should propagate this thing और अपने बच्चों को, बच्चे वैसे भी पाकिस्तान के साथ हैं। Of course. माहौल देखें आप क्या होगा। तो उनको पॉजिटिविटी खुद दिखानी होगी और उनको दिखानी चाहिए। हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। मेरे जैसे बंदा भी अप्रिशिएट करेगा। जल साहब, ये पॉजिटिविटी वाली बात वैसे मैं तो नजर आ रहा है मुझे तो। डिजिटल मीडिया सारा दिन देखते हैं, बहुत सारी खबरें वहां से देख रहे होते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं। मुझे तो हर तरफ से फौज के पीछे खड़ी ये कौम नजर आती है। व्हाट आर दो स्टेप्स के जो तहरीक इंसाफ को, बाय नेम तहरीक इंसाफ को, उनकी स्टेटमेंट इमरान खान साहब की, बैरिस्टर गौर की जिसका आपने भी जिक्र किया, उनके डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट, एवरीबडी इज प्रोपोगेटिंग दिस कि भाई पाकिस्तान है, हम हैं, अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, डोमेस्टिक इश्यूज एक साइड के ऊपर। व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप सर? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने चूंकि हम चारों फौजियों को बुलाया तो मेरे ख्याल ज्यादा पॉलिटिक्स हम डिस्कस कर नहीं सकते, जानते भी नहीं है। लेकिन सर दैट वाज स्मार्ट मूव ऑन आवर। और हाँ, सही बात है। आप देखें ना, चारों आपने, लेकिन हम दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट वाज स्मार्ट मूव ऑन आवर एंड के हमने चारों फौजियों। लेकिन एक सियासतदान नहीं जाना, हम एक्टिव पॉलिटिशियन हैं बस। वो भी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। बेशक मेरा ख्याल है कि क्योंकि आप पूछ रहे हैं पीटीआई को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो उनका गाली गलौज ब्रिगेड है ना, उनको काबू करना चाहिए। और जनरल साहब सही कह रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, कि भी ये इसके अंदर दुश्मन घुसकर आया है। वो आपको गलत नैरेटिव पे उसने चलाया हुआ है, उससे आप बचें। अपनी बात जो आपने कहनी है जरूर कहें। और दूसरा ये है कि ये भी साफ निशान अल्लाह करे कि नजर आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि उन्होंने जैसे कह रहे हैं कि वो मेरे भाई के हाथ हौला रखा है, तो जरा हाथ हौला रखने के क्राइम भी नजर आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस वक्त हमें पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़ देना चाहिए। कोई हमें सड़कों के ऊपर नहीं आना चाहिए, कोई हमें मुजाहरे नहीं करने चाहिए। इस वक्त सारा फोकस एक ही है कि हिंदुस्तान को मजा चखाएं कि उसने किस कौम को पुकारा है। हम अपने जो घरेलू मसाइल बाद में हल करते रहेंगे, बड़ा टाइम है उसके लिए इंशाल्लाह। जल साहब, वो आपने खुद ही फरमाया ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है हमें कश्मीर वाला इशू प्रोपोगेट करने की, हमें पानी वाला इशू सॉर्ट आउट करने की, और थर्डली हमारा डोमेस्टिक जो इशू है, हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसको भी सॉर्ट आउट करने की। तो सर कोई मीडिएट भी तो करे ना, कहीं पे आप भी मीडिएट कर सकते हैं। मेरी मीडिएशन तो दुनिया को पता है और सब जानते हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि मेरी प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान के अवाम, अफवाज पाकिस्तान, फिर पॉलिटिक्स, वो बाद की बात है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि इस मुल्क की हिफाजत बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से ऑर्गेनाइज्ड फौज के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों को कहूंगा, देख लें कि क्या हशर हुआ है उन मुल्कों का जहां पर उन्होंने सोसाइटी को बांटा है और सोसाइटी को फौज के खिलाफ खड़ा किया है। फिर हुआ क्या है, फिर एक तीसरी फोर्स जो है ना अंदर आई है। तो अल्लाह ताला हमारी फौज को महफूज रखे और हमारे अवाम को महफूज रखे। आपस में ये जो बांट है खत्म, ये शायद इसी वजह से खत्म हो जाए। और दोनों साइडों को, तीनों साइडों को, चारों जितनी भी हैं, सबको अल्लाह मियां होश के नाखुन दे और वो एक दूसरे से मिलजुल कर इस वक्त का फायदा उठाएं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंटरनल फ्रंट को कंसोलिडेट करना। मेरे सब जाते जाते कोई एक पैगाम कौम के लिए और इंडिया के लिए? देखिए जी, पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान बेदार है, पाकिस्तान हरदम तैयार है इंशाल्लाह। और इंडिया के लिए पैगाम है कि इंसान बनो, मैच्योर हो जाओ। ये जो घोड़े के ऊपर बैठ के अचानक दरिया क्रॉस कर जाते हो, ये फिल्मों में तो करते रहो। अचानक घोड़े को 747 के ऊपर क्रॉस कर जाते हो, मूवीज की हद तक जारी रखो। इन पहलगाम और इनके ऊपर जाके दुनिया को बेवकूफ ना बनाओ, दुनिया को मालूम है सिनेमा की हद तक रखो, या सिनेमा की हद तक रखो। जी जल साहब जी। जी देखिए, बात ये कि हम जंग नहीं चाहते, वी डोंट, ये बिल्कुल हम क्लियर करना चाहते हैं। अगर इंडिया का ये ख्याल है कि वो कोई छोटा मोटा काम करेगा तो याद रखें कि वो छोटा करेंगे और हम मोटा करेंगे, हम बड़ा करेंगे। जल साहब थैंक यू वेरी मच। मेरे साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ की इजाजत दीजिए कि पाकिस्तान आपको, मुझे हर जगह के ऊपर महफूज रखे और पूरी दुनिया को अमन का गहवारा रखे।
आई हैव ऑलवेज सेड दैट कि पाकिस्तान कभी भी एग्रेसर नहीं है, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा एग्रेशन। पाकिस्तान वुड ऑलवेज लाइक टू मेंटेन कि पूरी दुनिया में हमारे इतराफ में पीस रहे। बट अगर आप बार बार एग्रेसिव आएंगे, अगर आप बार बार हम पे अटैक करते रहेंगे, तो इवेंचुअली विल हैव टू रिप्लाई यू, इवेंचुअली विल हैव टू गेट बैक टू यू। और आज भी पाकिस्तान उसी सिचुएशन में खड़ा हुआ है कि हम बार बार पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, भाईजान मोदी ने किया है, अपने लोगों को मारा है, बार बार मारा है, बार बार इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया है। और अब जब एक्सपोज हो गया है, मोदी अपनी ही उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स लीक होती फिर रही हैं, अपने हिंदुस्तानी सवाल पूछ रहे हैं, सहाफी सवाल पूछ रहे हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दी जा रही है, जिनको उठाया जा रहा है, वहां तक के सिंगर्स, वहां के बॉलीवुड के एक्टर्स और कौन व्हाट नॉट, जब मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी स्टुपिडिटी क्यों है, कैसे तुम किस किस्म के इंसान हो, किस किस्म के एक वजीर आजम एक मुल्क है कि तुम अपने लोगों का कत्लेआम कर रहे हो, तो जब जवाब नहीं है तो फिर से एग्रेशन और फिर से इल्जामात का मुंह पाकिस्तान की जानिब मोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान, जिस तरह मेजर साहब ने कहा, जिस तरह जनरल साहब ने कहा, पाकिस्तान जाग रहा है, पाकिस्तान बेदार है, पाकिस्तान मुत्तहिद है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मुझे ये जुमला भी कहते हुए दुख होता है कि भाईजान कोई खराब हरकत हुई, कोई एग्रेशन हुई, तो उसका जवाब मल्टीप्लाई करके दिया जाएगा। रीज़न कि आपकी हरकत और हमारा जवाब इवेंचुअली नुकसान तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और 150 करोड़ लोगों का जो इस खित्ते में बसते हैं उनका है। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।